सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर फिफ्थ एपिसोड ऑफ सागिल टॉक्स टू मच। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं अमित माने सर। अमित सर एक फार्मा एंटरप्रेन्योर है हु स्पेशलाइजेज इन रिटेल फार्मेसी। ही इज़ द फाउंडर ऑफ ग्लोबल फार्मा एकेडमी एंड ऑल्सो अ कंटेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब विथ ओवर 93 के सब्सक्राइबर्स ऑन इस चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हो? काफ़ी सारी चीज़ें। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की है अबाउट द एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स। And getting deep into pharma, we have talked about manufacturing of medicines, types of medicines और उनकी यूज़ केसेस, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस कैसे पढ़ें और काफ़ी सारी बातें। एंड गेटिंग स्पेसिफिक इनटू बिजनेसेस, वी हैव टॉक्ड अबाउट रिटेल फार्मेसी, वी हैव टॉक्ड अबाउट ई फार्मा, वी हैव टॉक्ड अबाउट द एक्सपोर्टिंग बिजनेसेस इन इंडिया ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो ये सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मेरा बेसिक एजुकेशन फार्मेसी से है। और अभी जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं फार्मेसी के रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन और या एजुकेशन लोगों को देता हूं, तो मैंने शुरुआत की थी जब फार्मेसी कंप्लीट हुई थी, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग में मैंने काम किया। एमएनसी कंपनी है सिप्ला, वहां पे मैंने प्रोडक्शन में जॉब किया। उसके बाद मार्केटिंग में जॉब किया एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। एंड आफ्टर दैट मुझे कहीं पे लगा कि देयर इज मतलब बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, क्योंकि मैं हमेशा से कुछ ना कुछ नया करने करने की सोचता था। फ्रॉम द ग्रेजुएशन इटसेल्फ मैंने बहुत सारी कंपनीज के सीईओ से मिला, देन मेरे फ्रेंड्स के जो पेरेंट्स थे जो एक्चुअल बिजनेस में थे उनसे मिला। एक माइंडसेट देखा मैंने कि किस तरीके से वर्क होता है। तो मैंने खुद के माइंडसेट को ऐसे डेवलप करने की कोशिश की। इवन दो मैं जॉब कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में था कि मैं बिजनेस आगे डेफिनेटली करूंगा। तो मुझे ऐसा मौका मिला आफ्टर मतलब मैंने मार्केटिंग करने के बाद 1 साल मैंने की। उसके बाद मैंने अपने खुद का रिटेल स्टोर शुरू किया, आप मेडिकल स्टोर बोल सकते हैं। तो वो शुरू करने के बाद मैंने रिटेल विद होलसेल का लाइसेंस निकाला। तो पहले मैंने रिटेल शुरू किया 2013 नवंबर में। उसके बाद आफ्टर 2 इयर्स मैंने खुद का होलसेल भी शुरू किया। एंड आफ्टर मतलब एक 3 या 4 साल से मैं अपने खुद का एक्सपोर्ट भी करता हूँ। जो मेडिसिन का एक्सपोर्ट होता है बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज में ज्यादा एक्सपोर्ट होता है मेरा। तो ये मेरा ओवरऑल बैकग्राउंड है। और उसके बाद मैंने अपनी खुद की जर्नी एक एडिशनल मतलब बिकॉज ऑफ माई हैबिट और बिकॉज ऑफ कि मुझे खुद को प्रेजेंट करना, मुझे इंफॉर्मेशन देना लोगों को काफी अच्छा लगता है, तो उसकी वजह से मैंने यूट्यूब शुरू किया। इसके पीछे कोई भी ऐसा मतलब नहीं था कि मैं सारे मतलब हर लोगों से कनेक्टेड रहूं। मेरा यही मतलब था कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी इंफॉर्मेशन पहुंचे, जिसकी वजह से लोग एजुकेट हो पाए। तो मैंने खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया और देखते देखिए मतलब उसको काफी अच्छा रिस्पांस मिला। और उसके बाद मैंने अपना खुद का एजुकेशनल एकेडमी शुरू किया। उसके बाद कंसल्टेंसी फर्म शुरू की, जहाँ पे मैं अपने बहुत सारे लोगों को गाइड करता हूँ और स्टूडेंट्स को बेसिकली जो प्रोफेशनल कोर्सेज है वो प्रोवाइड करता हूँ, जो उनके जॉब के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। तो अब तक लगभग 100+ लोगों को मैंने अपना खुद का बिजनेस उनको शुरू करने में काफी हेल्प की है। और लगभग 200 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अपने खुद के जॉब उन्होंने शुरू किए एक ड्रीम कंपनी में। तो यहाँ तक मेरी जर्नी है अभी तक, और इससे आगे भी मैं, मेरा यही ड्रीम है कि मैं फार्मा में बेसिकली 1,000 लोगों को अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए इनिशिएट करूँ, जिसकी वजह से फार्मा जो हमारे इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो इंडिपेंडेंट हो पाए, किसी भी थर्ड कंट्री की जरूरत ना पाए, कि ना हो पाए, इतनी मैन पावर इतना टैलेंट हम में हो। ऐसी मेरी एक विश है। तो आई होप मैं इसी विजन के साथ मैं शुरू कर चुका हूँ और आगे भी यही विजन मैं दिमाग में रखूंगा। सो यही एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। थैंक यू। ओके। तो आपने जब शुरुआत में मैन्युफैक्चरिंग में काम किया तो वो क्या फार्मा के रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग होती थी? तो हाँ, थोड़ा उसके बारे में बताएं कि ये मैन्युफैक्चरिंग होती कैसे है। ओके, ओके। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में भी अलग अलग प्लांट्स होते हैं, जैसे कि फॉर्मुलेशन होते हैं ना। हम देखते हैं कि टैबलेट है, कैप्सूल है, साइरप्स है, ऑइंटमेंट है, इंजेक्शंस है। तो वैसे ही अलग अलग यूनिट होते हैं कंपनी के। तो मेरा यूनिट टैबलेट का था। तो टैबलेट्स में क्या होता है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि मेडिसिन बनती है, हमें हमारे पास जो आता है वो फिनिश प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, लेकिन उससे पहले उसका रॉ मटेरियल परचेस करना होता है।
रॉ मटेरियल और एपीआई कंटेंट होता है, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, वो मेन कंपोजिशन होता है कोई भी मॉलिक्यूल का। तो वो परचेस करने के बाद फिर उसको डिस्पेंसिंग करना, उसका मतलब प्रॉपर वेइंग एंड प्रॉपर स्टैंडर्ड कंडीशन में मेंटेन करना, क्योंकि कई सारे प्रोडक्ट है ना, वो एनवायरमेंट्स को रिएक्ट करते हैं, उसको पोर्टेबल बोलते हैं हम। तो उनकी स्टोरेज प्रॉपर रखना, ये एक पैकेजिंग डिपार्टमेंट, स्टोरेज डिपार्टमेंट अलग होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जहां पे कोई भी मेडिसिन की पूरी बैच मैन्युफैक्चर होती है। मतलब आप जैसे देखते हैं कि टैबलेट मैन्युफैक्चर हो रही है, ग्राइंडिंग हो रहा है, पाउडर निकल रही है, पाउडर से वो टैबलेट शेप में आ रही है। उसको फिर वो जैसे कि आप देखते हैं कि टैबलेट में दो कट होते हैं, राइट, एक बीच में कट, आपको वो एक मशीन होती है कॉम्प्रेशन की, वो दिखती है। लेकिन उससे पहले क्या होता है ना, टैबलेट की हार्डनेस चेक की जाती है। जैसे आपकी टैबलेट बनी, उसकी हार्डनेस चेक की जाएगी, वो ब्रेक तो नहीं हो रही, प्रॉपर कंटेंट है उसमें, उसका टेस्ट होता है। उसके बाद फिर वो जाता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास, उसमें क्वालिटी चेक की जाती है, जैसे क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स होती है वेरियस। उसके बाद वो जाता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास। और वहां पे बेसिकली क्या होता है ना, हम हमारा फार्मा इंडस्ट्री डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस को काफी फॉलो करता है। मतलब यूएस एफडीए हो या कोई भी एफडीए हो, इंडियन गवर्नमेंट का तो ऑलरेडी है एफडीए, लेकिन कुछ मेडिसिन होते हैं वो फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट भी होते हैं, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंगली मेडिसिन को बनाना भी पड़ता है, तो वो अप्रूवल भी लेना पड़ता है। तो इसके लिए हर चीज असेप्टिक कंडीशन, मतलब 0% कंटेमिनेशन होना चाहिए, इतना सारा मतलब एकदम मेंटेन करना होता है इस चीज को। तो वो बहुत ज्यादा मुझे, मतलब मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा हेक्टिक जॉब था, कि मतलब फिजिकल जॉब था और बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ता था। बैच हो गया नहीं हो गया, कहाँ पे दिक्कतें आ गई, इक्विपमेंट नहीं चल रही है, रिपोर्ट करना है, बैच मैन्युफैक्चर रिकॉर्ड लिखना है, मेंटेन करना है, सब कुछ प्रेजेंट करना है हायर अथॉरिटी को। तो ये बहुत सारी चीजें थी, बट इट इज इंटरेस्टिंग जॉब, ये बहुत फार्मा का कोर जॉब है। और वो काफी सारे लोग करते हैं और ओपनिंग भी काफी सारी होती है वहां पे। ओके। तो ये जो एक्सपोर्टिंग का बिजनेस होता है, फार्मा जो एक्सपोर्टिंग होती है इंडिया से, उसमें इंडिया कितनी कंट्रीब्यूट करती है? आई I मीन कितनी कैपेबिलिटी है इंडिया के अंदर? यस यस, इंडिया की कैपेबिलिटी वैसे देखी जाए तो हम मतलब लगभग नंबर 3 और 4 नंबर तक आते ओके। प्रोडक्शन में, क्योंकि कई ज्यादा ओके। कंपनीज और बहुत सारी मतलब यूएस की, यूके की और बाहर की, जर्मनी की कंपनीज का भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वॉल्यूम से हम मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो हमारा एक्सपोर्ट मोस्टली जेनेरिक्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, जेनेरिक्स एंड वैक्सीन में। इंडिया की वैक्सीन, इंडिया मतलब दुनिया में नंबर 1 पे आती है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोडक्शन कोई भी कंट्री नहीं करती जो इंडिया करती है वैक्सीन का। फिर आता है जेनेरिक्स, जो जेनेरिक्स हम, जेनेरिक्स में होता क्या है कि स्टैंडर्ड मोलिक्यूल जो होता है, उसी उसी फॉर्मूले को लेके हम मेडिसिन बनाते हैं, जो अफोर्डेबल कॉस्ट में बन जाती है। जो कई सारे देशों को, जैसे कि कुछ कंट्रीज है जो अफोर्ड नहीं कर पाते महंगी मेडिसिन को, उन्हें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जेनेरिक्स में भी काफी ज्यादा हमारा वॉल्यूम आता है। एंड ऑफकोर्स एलोपैथिक में भी आता है, अभी आयुर्वेदिक भी फॉर्मुलेशन कई सारे कंट्रीज प्रेफर कर रहे हैं। और जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको पता चल गया कि आयुर्वेदिक में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, और उसमें भी कई सारे फॉर्मुलेशन इनोवेशन आ गए। तो उसमें भी हमारा काफी सारा कंट्रीब्यूशन रहे, अभी अभी के लिए है। ओके। तो अब बात करते हैं आपकी फार्मा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में। तो पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एक फार्मा एंटरप्रेन्योर करता क्या है? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप होती है, एंटरप्रेन्योर नाम की कुछ चीज़ होती है, बट इसके अंदर भी इतने सारे फील्ड होते हैं, फार्मा एंटरप्रेन्योरशिप होती है और काफ़ी सारे फील्ड होते हैं। तो आप हमें बताएं कि। एक एंटरप्रेन्योर बहुत सारी चीजें करता है, मीन सिंगल डेफिनेशन हम नहीं रख सकते उसको। एंटरप्रेन्योर का एक ये होता है कि वो एक लीडर होता है, कुछ चीज को नया इन्वेंट करना होता है हमें। मतलब बेटर सर्विसेज लोगों को दे, बेटर मैन्युफैक्चरिंग करो, कुछ भी सेगमेंट में हो, लेकिन हमें बेटर करके लोगों को एक जो गैप है वो फुलफिल करना है। तो फार्मा में क्या होता है ना, फार्मा में एक तो मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पे आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं। दूसरा होता है सर्विस सेक्टर, जो हम बेसिकली क्या होता है ना, जो यूएसए यूके में जो प्रोजेक्ट, मतलब फार्मेसी रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होते हैं वो इंडिया में आउटसोर्स किए जाते हैं।
ठीक है, तो वहां पे भी कई सारे प्रोजेक्ट हम ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए तो क्लिनिकल ट्रायल्स, जो कोविड में क्लिनिकल ट्रायल चल रहे तो इंडिया में भी चल रहे थे, क्योंकि कई सारे कंट्रीज में, जैसे एस्ट्राजेनेका ने भी हमें इंडिया में कई सारे ट्रायल्स चल रहे थे, राइट। और उसके बाद फाइजर का आ गया, फिर भारत बायोटेक का आ गया, तो उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह चलते हैं। तो ये इंडिया एक सबसे बड़ा हब है क्लिनिकल रिसर्च के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैन पावर काफी है। और जो कॉस्टिंग देनी पड़ रही है, जो पर पर्सन, हमारे यहाँ क्या होता है पर मंथ होता है ना सैलरी, तो वहां पे पर आवर ऐसे बेसिस पे होता है। सो कंपेयर किया जाए तो इट इज वेरी इकोनॉमिकल टू डूइंग एनी क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया, ठीक है। तो वहां पे भी आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, प्रोजेक्ट ले सकते हैं। फिर आते हैं एकदम ग्राउंड लेवल पे, तो होलसेलर एंड रिटेलर आप कर सकते हैं। जो रिटेलर आपको दिखता है वो एक रिटेल बिजनेस कर सकते हैं, और फिर उसके आगे होलसेल। एंड फिर उसमें ही एक होता है C&F, होता है कैरियर फॉरवर्डिंग एजेंट, जो एक बड़ा होलसेलर होता है। सो लाइकवाइज ये बिजनेसेस है। और रिटेल में भी कई सारे बिजनेसेस है, जैसे आगे फ्रेंचाइजी बिजनेस है, रिटेल चेन फार्मेसीज है। तो आपके ऊपर है, अगर आप कोई बिजनेस को एक्सपांड करना चाहे तो एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है। ओ, ओके। तो जब हम फार्मा के बारे में बात करते हैं तो इसमें मेडिसिन्स के भी काफ़ी सारे कैटेगरीज होते हैं, जैसे एलोपैथिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, आयुर्वेदिक हो गए। तो थोड़ा आप हमें इन कैटेगरीज के बारे में बताएं और ये बताएं कि ये एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं और डॉक्टर्स क्या प्रीफर करते हैं। अब बेसिकली हमारे यहाँ जो कैटेगरीज होती है तो बहुत एन नंबर, अब जनरल एकदम मोटा मोटा बात करेंगे तो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, जेनेरिक, सर्जिकल एंड होम्योपैथिक एंड FMCG, मतलब जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो, एंड पेट केयर। ये बेसिकली कैटेगरीज होती है मेडिसिन में। और एक डिवाइसेस भी आती है, मेडिकल डिवाइसेस, जैसे कि आपने ग्लूकोमीटर देखा है, वो भी हमारे कोई ना कोई इंडिकेटर चेक करता है, या थर्मामीटर हो, ऐसे छोटे छोटे चीज है, वो डिवाइसेस आते हैं, वो भी हमारे फार्मा के अंडर ही आता है, ओके। तो ये सारी चीजें, अगर बात करेंगे डॉक्टर क्या प्रेफर करते हैं, तो डिपेंड है डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन पे। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर MBBS ऑर्थो, या MBBS DGO, MBBS DCH, मतलब MBBS के बाद जो एलोपैथिक के लिए वो एक्चुअली स्टडी भी करते हैं, तो वो एलोपैथिक प्रेफर करेंगे। लेकिन जो MD आयुर्वेदिक है, या BA MS डॉक्टर है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक, वो आयुर्वेदिक प्रेफर करेंगे। BHMS होते हैं वो होम्योपैथिक प्रेफर करेंगे। BYNS होते हैं वो नेचुरोपैथी एक आता है उसमें, तो वो प्रेफर करेंगे। BUMS होता है वो यूनानी मेडिसिन प्रेफर करेंगे। तो ऐसे कई प्रकार के डॉक्टर्स है, उस पर डिपेंड है। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया में जो ट्रेंड है वो डेफिनेटली आयुर्वेदिक का है, स्टैंडर्ड मेडिसिन का है, ब्रांडेड मेडिसिन का है। तो आपने भी देखा होगा कि डॉक्टर आयुर्वेदिक भी होते हैं, लेकिन मोस्टली वो एलोपैथिक भी प्रैक्टिस करते हैं। ओके। क्योंकि आयुर्वेदिक एक काफ़ी ओल्ड मेथड है, इसीलिए। तो यस। ओके। तो जब फार्मा एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में कोई एंटर होता है तो उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, और आपने रिटेल फार्मेसी की फील्ड को चुना। और आपका जो मिशन है जिसके बारे में आपने शुरुआत में बताया कि आपको इंडिया को 100% इंडिपेंडेंट बनाना है फार्मा सेक्टर में, तो आप इसके पीछे की क्या थोड़ी स्टोरी बता सकते हैं कि आपको कब ऐसा लगा कि मुझे इसे करना है और ये इस मिशन को मुझे अकम्प्लिश करना है। एक्चुअली जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब फार्मेसी मेरी जस्ट शुरू की थी, और 2 साल के बाद क्या हुआ कि एक टैबलेट आती है विटामिन C की, उसका नाम है लिम्सी। मे भी आपने सुना होगा, अबॉट कंपनी के लिम्सी। या आपने आई थिंक अलग एक ग्लैक्सो की भी आती है सेलिन नाम की। बहुत सारे लोग जो जिम करते हैं या फिर जिनको विटामिन C की डेफिशिएंसी वो लेते हैं। तो रेजिस्टेंस पावर की जब बात आती है तो डॉक्टर प्रेफर करते हैं विटामिन C। अब वहां पे क्या हुआ था कि जो रॉ मटेरियल आता है वो आता है चीन से, और वहां पे चीन वॉर कुछ चल रहा था बीच में, उसकी वजह से वो प्रोडक्शन काफी बंद हो गया, और विटामिन C का मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रहा, क्योंकि इंडिया में वो API बनता ही, और एक्सपोर्ट हो ही ना, इंपोर्ट नहीं हो रहा, इसकी वजह से कई सारा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया था। और ना कि यही, बहुत सारी चीजों में ऐसा सप्लाई चेन का इश्यू आता है। तो मैंने देखा है कि ग्राउंड लेवल पे इश्यू क्या आता है, डॉक्टर लिखते हैं क्योंकि उस पेशेंट को जरूरत है, लेकिन हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास ये नहीं आया।
क्योंकि होलसेलर के पास नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर नहीं नहीं बनाया। तो ये एक चेन है, तो लोगों को काफी ज्यादा उसका मतलब उसकी तकलीफ हो रही थी, मैंने देखा। तो मुझे लगता है कि ये एक छोटी सी प्रॉब्लम मैंने बताई। वैसे कई सारी चीजें जो हम डिपेंड है कई सारी कंट्रीज पे, वहां से वो रॉ मटेरियल एपीआई लेंगे और मैन्युफैक्चर करेंगे। और अब मुझे लगता है कि वो जरूरत नहीं है। इवन इंडिया गवर्नमेंट ने भी मेक इन इंडिया का एक नया इनिशिएटिव है, उसके अंतर्गत कई सारे जो मैन्युफैक्चरर हैं या जो हमारे इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं उनको कई सारे सुविधाएं भी दी है, सर्विसेज दी है। तो उसका डेफिनेटली फायदा होगा। और मेरे हिसाब से मैं मतलब मेरे दिमाग में तभी से आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा इतना बड़ा सेक्टर है तो हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ओके। तो जैसा कि अब हम रिटेल फार्मेसी के बारे में बात करते हैं, तो एक रिटेल फार्मेसी के साथ जो एक कंपटीशन आता है वो होता है कि ई फार्मा, क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो हो रही है वो एडवांस हो रही है टेक्नोलॉजी के साथ। तो इन कंपटीशन टू ई फार्मा, इफ यू टॉक अबाउट, आपको क्या लगता है, वेयर डू यू सी द फ्यूचर ऑफ रिटेल फार्मा हेडिंग टुवर्ड्स? डेफिनेटली, एक्चुअली एवरीथिंग इज अपडेटेड। कुछ भी चीजें अपडेट नहीं होती तो वो पीछे छूट जाती है। सो एग्जैक्टली फार्मा में भी वही है। अगर हम बात करेंगे ट्रेडिशनल फार्मा की, तो पहले क्या होता था, 500 मीटर्स में एक फार्मेसी होता था, और वो मोनोपोली इजीली क्रिएट हो जाती थी, और इट इज लाइक डिमांडेड जो बिजनेस था वो। And right now, what happens? Right now, there are n number of pharmacies are there. Okay, so because of which, actually, the thing is, रिटेल जो ऑफलाइन फार्मेसी है उनकी कुछ गलतियों की वजह से ऑनलाइन फार्मेसी जनरेट हुई है। इट मीन्स फॉर एग्जांपल, सर्विस ओरिएंटेड। कोई भी कस्टमर आता है तो उसको हम इतना सर्विसेज नहीं दे पाते, बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड। सो दे मतलब इतना हैसल फ्री टेक्नोलॉजी हम यूज नहीं करते। हम कस्टमर को अभी भी वही प्रैक्टिस में हम एंगेज है जो कस्टमर को हम पहले देते थे, उसमें थोड़ा सा अपडेशन हुआ। ठीक है, तो अभी इसकी वजह से टेक्नोलॉजी ने ये चीजों को समझ लिया है, लोगों की नीड को समझा है। जैसे आपको एआई जब से वर्क कर रहा है, लोगों के हैबिट्स इजीली पता चल जाते हैं, और अकॉर्डिंगली टेक्नोलॉजी वर्क्स, एंड वो लोगों को आदतें डालती है। फाइन, तो ये एक पार्ट है। ओके, बट अगर बात करें ई फार्मेसी की, तो मैं बोलूंगा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, इट इज नॉट अ डिफरेंट, इट इज द सेम। इट इज द टू पार्ट ऑफ सिंगल बिजनेस। ठीक है, दोनों भी जरूरी है, ना कि ऑनलाइन फार्मेसी एंड तक चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि वहां पे भी फार्मेसिस्ट का होना उतना ही जरूरी है। वहां पे आप अननोन पर्सन को ऑर्डर देते हैं, वो डिस्पेंसिंग करता है, और बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी, वो मतलब बैच मैन्युफैक्चरिंग गलती हो गई है, या मेडिसिन अच्छी नहीं आई है, बहुत सारी चीजें होती है उसमें भी। ठीक है, लेकिन ऑफलाइन फार्मेसी में क्या है ना, ऑफलाइन फार्मेसी में ऑलरेडी फार्मासिस्ट जो एजुकेट हुआ है वो आपके सामने है। आप ना कि मेडिसिन ले सकते, बहुत सारी चीजें उसको पूछ भी सकते हैं। ठीक है, सो ही इज अ हेल्थ कंसल्टेंट एज वेल। ओके, तो अगर ऑफलाइन फार्मेसी भी ऑनलाइन को अपनाता है, या ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोलैबोरेशन होता है, सो फॉर आवर सोसाइटी इट इज रियली गुड। तो मैं नहीं सोचता कि ये दो कंपटीशन है, ये एक ही पार्ट है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली सम बिग इन्वेस्टमेंट, बिग राइवल्स आर डेफिनेटली देयर इन द ऑनलाइन फार्मेसी, जिसको बीट करना अभी के लिए ऑफलाइन फार्मेसी को कुछ चैलेंजिंग मतलब लग रहा है। एंड आई प्रेफर फॉर दिस कि rather than going for the discount, we can prefer for the services as well. So like हम फोकस अपने कस्टमर को ज्यादा करें और उसकी नीड्स पे ज्यादा करेंगे, तो अभी भी हम काफी सारा बिजनेस कैच कर सकते हैं। तो रिटेल फार्मेसी अगर हम बात करें, क्या ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकती है अपने बिजनेस को बेटर करने के लिए? बेसिकली क्या है ना, टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी भी वी ह्यूमन क्रिएट दिस टेक्नोलॉजी, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ डेवलपर्स एंड लाइक प्लेटफॉर्म्स आर देयर हु हेल्प एक्चुअली रिटेल फार्मेसी टू ग्रो। ठीक है, तो एक दो चीजें होती है इसमें। एक तो आप अपना खुद का एप्लीकेशन वेबसाइट बना के भी आप लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं, या फिर कुछ ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइडर्स है आज के दिनों में, जो फार्मेसीज को इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बनाती है, जो अपने कस्टमर को एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करती है, वेबसाइट भी होती है, साथ ही वो इन्वेंटरी भी मैनेज कर पाते हैं। तो अल्टरनेटिव वेज है, और इसमें अगर कोई रिटेल फार्मेसी कनेक्ट होती है तो उसका फायदा उनको होता है, क्योंकि रिटेलर का काम है बिजनेस करना। ठीक है, उनको टेक्नोलॉजी को बेसिक आइडिया होगी तभी भी चलेगा,
उनको जरूरत नहीं कि वो ऐप डेवलप करने करने के लिए उनको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐप प्रोवाइडर ऑलरेडी है, यू जस्ट हैव टू टेल योर नीड्स, वो बनवा के देते हैं एंड आपको अपने कस्टमर को देना है। बेसिकली टेक्नोलॉजी ये एड ऑन वैल्यू होती है, हमारा कस्टमर से इमोशनल टच है ना, वो बेस है, उसके ऊपर ही बिजनेस होता है। तो कभी भी अगर उस बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे तो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट करना इजी, मतलब इतना चैलेंजिंग नहीं है आज के समय में। मुझे एक फार्मा ऑफलाइन फार्मा स्टोर चालू करनी है, तो प्री रिक्विजिट्स जो होती है वो क्या क्या होंगी बिफोर आई स्टार्ट अ फार्मास्यूटिकल स्टोर? अगर आपको फार्मेसी शुरू करनी है खुद की, तो शुरुआत से मैं बताता हूँ, एकदम नॉर्मल है। आपको एजुकेशन चाहिए, डिप्लोमा फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी, क्योंकि विदाउट फार्मासिस्ट आप सेल नहीं कर सकते, डिस्पेंसिंग नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द एफडीए। ओके, अब आपको क्या करना है, ये सारा जो लाइसेंसिंग है पार्ट, वो हमारे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देगा गवर्नमेंट का। सो बेसिकली किसी को भी शुरू करना है तो उसका एक प्री डिटरमाइंड रूल है, जो एरिया का है, 120 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए, और पूरा मतलब प्रोफेशनल शॉप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी शुरू करें, स्लैब्स वगैरह होना चाहिए नॉर्मली, रेसिडेंशियल एरिया हो या रोड पे हो, डजेंट मैटर। उसके बाद उसके डॉक्यूमेंटेशन हमें एफडीए में सबमिट करने होते हैं, और एफडीए में आपको आपके प्रोफेशनल एंड शॉप के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, 5 साल का एग्रीमेंट होता है। और जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसके बाद वो ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टेट ने ऑनलाइन ही ये शुरू किया है। तो अभी पहले जैसे ऑफलाइन जाके फॉलो लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं आप हर चीज। तो उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं आपके पर्टिकुलर एरिया के, वो आपकी शॉप में विजिट करते हैं। वो देखते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया जो गिवन है वही है, जो फार्मासिस्ट ने अप्लाई किया है वही फार्मासिस्ट है, और शॉप का पूरा आपको मतलब वो इंटरफेस देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ड्रग ड्रग लाइसेंस इश्यू किया जाता है। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर है, इसको 21 डेज लगते हैं। और फिर आप अपना खुद का स्टोर, जब ड्रग लाइसेंस मिलता है तब आप परचेस कर सकते हैं किसी भी नियर बाय होलसेलर से, जो मेडिसिन चाहे वो आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल है। उसके बाद फिर आपका काम है, आप परचेस कितना करेंगे, आप प्रिस्क्रिप्शन रीड कर कैसे करें, फिर डॉक्टर मतलब नंबर ऑफ कस्टमर कैसे बढ़ाइए, आपकी स्कीम। ओके, जो आपने मेंशन किया प्रेस्क्रिप्शन रीड कैसे करें, तो सर इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टफ होता है नॉर्मल लोगों के लिए, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इस टाइप का ही समझे, बट जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं इस फील्ड में, वो भी न्यू होते हैं, तो वो कैसे रीड कर सकते हैं डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस? अब बेसिकली इट इज अगेन टफ, मैं बोलूंगा कि इसका कोई श्योर शॉट फॉर्मूला नहीं है कि ऐसे हम रेडी कर पाए, इट नीड्स अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। बट हाँ, कुछ चीजें हैं जिससे आपका प्रिस्क्रिप्शन रीड करना आसान हो जाता है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन आता कहाँ से, अगर ये जड़ देखेंगे हम सोर्स, तो आपको इजी बनेगा, पता चल जाएगा। क्योंकि मान लीजिए मेरा एक फार्मेसी है और मेरे नियर बाय 2 या 3 क्लिनिक है, वहीं से प्रिस्क्रिप्शन आता है, तो मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि ये लिखा क्या है। ठीक है, लिखा क्या इसकी जरूरत नहीं है। आप मुझे क्या करना है कि उन डॉक्टर से मिलना है, और उन डॉक्टर से मिलके उस मेडिसिन की लिस्ट लेनी है कि सर आप क्या लिख रहे हैं। ठीक है, सो दैट आप जो लिखे वो मैं अवेलेबल कर पाऊं और वो पेशेंट को दे पाऊं। सिंपल। दूसरी चीज है, आपको अगर आपके पास मेडिसिन नहीं है, जो पता नहीं चल रही, ऊपर डॉक्टर का नाम लिखा होता है, कॉन्टेक्ट नंबर लिखा होता है, क्लिनिक का नंबर है, कॉन्टेक्ट करके पूछिए। आपके मेडिसिन मेडिकल स्टोर में प्रिस्क्रिप्शन कितने आते हैं, नियर बाय के क्लिनिक्स के ही आएंगे, नहीं तो कोई ऐसे पर्टिकुलर एरिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आएंगे। तो एक बार आपके हाथ में 4 या 5 बार प्रिस्क्रिप्शन आ गया तो आपको पता चलेगा कि ये डॉक्टर है और ये मेडिसिन लिखते हैं। ठीक है, तो आपको आपके हाथ से मतलब मान लो एक ही चैप्टर आप एक बार पढ़ रहे हो, वही 2 बार पढ़ लिया, आपने 5 बार पढ़ लिया, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वैसा ही है प्रिस्क्रिप्शन का, प्रिस्क्रिप्शन जितनी बार आप हैंडल करेंगे उतना आप उस पर ट्रेन होते जाते हैं। ठीक है, और आपको बाद में पता भी चल जाता है, क्योंकि इसका एक लिंक है, जैसे डायग्नोसिस और मेडिसिन का। जैसे अगर कोई डेंटिस्ट है, अब डेंटिस्ट मेडिसिन पर्टिकुलर लिखते हैं, ब्रैकेट में ही लिखते हैं, एक जैसे कि एक एंटासिड लिखते हैं, एक एंटीबायोटिक्स लिखते हैं, एक पेन किलर लिखते हैं, और एक माउथ वॉश लिखते हैं। ठीक है, एंड कोई अगर बहुत ज्यादा पेन होगा कि कोई केटोरोलैक नाम का ब्रांड आता है, वो लिखते हैं। ओके, तो
ये अगर आपको मालूम होता है इसकी जड़ कि कौन से डॉक्टर है, क्योंकि एक डॉक्टर मैक्सिमम 30 to 35 ब्रांड से लिखता है, तो वो ब्रांड आपके पास होंगे, अवेलेबल होंगे, तो आपके लिए वो इजी होती है। तो मेरे हिसाब से आपको उसमें साइंस में जाने की जरूरत नहीं, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस अगेन। आपको उसकी जड़ में जाना है कि कहाँ से प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, वही नीड आपको फुलफिल करनी है। तो कोई एडवाइस जो आप देना चाहोगे उन लोगों को जो फार्मा के फील्ड में अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं? ओके, बेसिकली फार्मा इज मतलब मैंने जो देखा है कि काफी सारा अपडेशन होता है, डेली बेसिस पे अपडेशन होता है, रेगुलेशन चेंज होते हैं, क्योंकि हमारा फार्मा नॉट ओनली इंडिया में, हर मतलब हर कंट्री यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, गाइडलाइन से जो हर कंट्री फॉलो करती है, हमारी भी इंडिया फॉलो करती है, तो हर चीज रूल एंड रेगुलेशन से होती है। तो पहले तो हमें नॉलेज लेना है ड्रग्स का। ड्रग्स का जितना नॉलेज हो, हम मतलब एकदम से बिजनेस को शुरू करें, ये बिल्कुल भी गलत बात है, क्योंकि हम कनेक्टेड हैं लोगों की हेल्थ से। ठीक है, तो लोगों की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो हमें खुद पहले नॉलेजेबल होना चाहिए। पहली चीज ये है। दूसरा, जो अपडेशन हो रहा है, जो रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, या जो आपके फील्ड्स में जो अपडेशन हो रहे हैं, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। डेली आप अपडेट होते रहिए, मतलब कई सारे मैगजीन से, ब्लॉग से, कई सारे वेबसाइट से जो आपको अपडेशन इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। और उसके बाद बिजनेस को समझना जरूरी है। जैसे कि अगर रिटेल की बात करें, तो रिटेल को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मेडिकल स्टोर में बैठे हैं और कई कई लोग देखते हैं कि ये मेडिकल स्टोर है ना, वो महीने का 1 लाख कमाता है, मतलब मैं अगर बगल में डालूंगा तो मैं 50,000 तो कमा ही लूंगा। ये मेंटेलिटी बिल्कुल भी गलत है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 1 लाख के पीछे इतना ज्यादा एफर्ट होता है इसका, मतलब ट्रिमेंडस एफर्ट। आपका उतना कैपेबिलिटी है क्या एफर्ट्स लेने का? और क्योंकि लोग कनेक्ट करना उतना ही चैलेंज। अगर कोई लोगों को आप कनेक्ट करें नए बिजनेस में, तो वो किसी और का ऑलरेडी कस्टमर है, तो अगर आप उससे बेटर सर्विसेज दे पाते तभी आपके साथ वो कनेक्ट होगा। तो मेरे हिसाब से वो जो कनेक्शन है, वो जो माइंडसेट है एंटरप्रेन्योर का, कि लोगों को बेटर सर्विसेज देना, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसके बाद तो आप आपका नेटवर्किंग इतना स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे कि रिटेलर का नेटवर्किंग, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, डॉक्टर, ये लोग बहुत जरूरी है, इनसे नेटवर्किंग होना जरूरी है। और अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, तो हर एक कंट्री का रेगुलेशन, देन आपका आपका बायर्स, मतलब अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो, और आप जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको, उसकी गाइडलाइंस क्या बात बताती है। और हमारा विजन होना चाहिए, मतलब जितना कोई भी बिजनेस हो, जिसका विजन है ना, वही बिजनेस सक्सेसफुल होता है। और जिसका प्लान है, मतलब मान लो एक प्लान फेल होता है, तो प्लान बी भी होना चाहिए। ऐसा होता है बहुत बार, आप जो सोचते हैं वो ऐसा होता नहीं है, मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो ऑलरेडी हम मतलब एक माइंडसेट प्रॉपर होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, अपडेशन होना चाहिए, तब आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते ओके, तो नॉलेज इज द की, मतलब जो यहाँ हम एक कॉन्क्लूड होना चाहिए, बिल्कुल। तो आप भी काफी सारे लोगों को ट्रेन करते हो इस फील्ड में, तो आप अपने सर्विसेज के बारे में बताएं कि आप किन टाइप्स के सर्विसेज प्रोवाइड करते हो? हैं। हाँ, यस, इन केस मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, तो मैं लोगों को गाइड करता हूँ। पहले तो मतलब अगर रिटेल स्टोर शुरू करना है, वी हैव आवर ओन लाइव वर्कशॉप्स, जो 2 मंथ्स में एक बार में मतलब करता हूँ कंडक्ट। सो उसमें मैं लोगों को कनेक्ट करता हूँ, ऑनलाइन होता है, क्योंकि इंडिया की कहीं कोई भी कोने से लोग आते हैं वहां पे और सीखने के लिए। तो मैं वो कंडक्ट करता हूँ, उसमें मैं बेसिक से बताता हूँ, शुरू कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, देन प्रिस्क्रिप्शन कैसे रीड करें, डॉक्टर से कनेक्शन कैसे बनाए, देन मेडिसिन परचेस करके उसमें प्रॉफिट मार्जिन एक्स्ट्रा कैसे कमाए, एक्सपायरी कैसे मैनेज करें, सॉफ्टवेयर कौन सा रखना है, मल्टीपल स्टोर कैसे करें, तो ये चीजें बताता हूँ। उसके बाद दूसरा होता है जो स्टार्टअप का होता है, जहाँ पे खुद की मैन्युफैक्चरिंग अगर किसी को करनी है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स, अगर आपको प्रोडक्ट मेडिसिन लेके आने हैं, उसके लिए भी मैं गाइड करता हूँ, कौन सी बेस्ट कंपनी है, कैसे क्वालिटी पता करें, और हमारी खुद की मार्केटिंग टीम को कैसे डेवलप करें, जो हमारे प्रोडक्ट को बड़ा बना सके और स्केल कर सके, ये चीज है। और ये तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात है। लेकिन दूसरा है कि मैं स्टूडेंट्स को गाइड भी करता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरी एकेडमी है, तो वहां पे मेरा मतलब वहां पे नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड से हमारे स्टूडेंट हैं, जैसे जर्मनी से है, दुबई से है, यूएस से, यूके से भी स्टूडेंट्स हैं।
एंड नेदरलैंड से भी है, तो मतलब कई सारे स्टूडेंट वहीं से भी आते हैं, तो आई गाइड देम। सो मतलब बोलने का मतलब यही है कि इंडिया में या डोमेस्टिक में आप नहीं करेंगे, मतलब आपकी विजन ग्लोबल रखनी जरूरी है। मेरी कंपनी का भी नाम ग्लोबल ही है, क्योंकि मेरी विजन ही ऐसी है कि नॉट ओनली वी ट्रेन आवर डोमेस्टिक पीपल और ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरीवन हु वांट टू एक्चुअली नो। तो ये है, तो मेरे हिसाब से आपको अपडेट रहना और ग्लोबल माइंडसेट रखना है बस। ओके। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी सर की ट्रेनिंग्स ज्वाइन करनी है तो मैं सर के लिंक्डइन के प्रोफाइल का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप सर से जुड़ सकते हो। सो थैंक यू सो मच सर, काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपसे और आई होप कि ऑडियंस भी आज काफ़ी कुछ सीख के जाएगी